हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पर। तो आज की क्लास में हम लोग अपना जो कल हमारा भाग शासन प्रणाली का भाग 2 बचा हुआ था तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPPCS की जो प्री परीक्षा होने वाली होगी आगामी, उसकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप लोग अवश्य देख सकते हैं। ये घटना चक्र के प्रश्न हैं जो इंडियन पॉलिटी के आप लोगों को कराए जा रहे हैं। इससे पहले के बाकी के वीडियो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो प्रजातंत्र होती ही इस बात पर है कि यहाँ पर जो सत्ता है वो जनता के द्वारा चुनकर आती है। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है किनको? साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह हो जाता है कि लोग एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छे नागरिक का होना आवश्यक है, तो वह अपने नागरिकों को क्रियाशील बनाता है। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं हम लोग कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो हमारा जो गणतंत्र हो जाएगा, हम लोगों ने प्रस्तावना में देखा था कि इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता है, जनता 5-5 साल में अपने जो होते हैं प्रधान उनको चुनती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ए हो गया है कि इसमें मामलों में सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रजातंत्र कहेंगे या फिर हम इसको लोकतंत्र कहेंगे। दोनों में बहुत हल्का सा अंतर है, आप लोग अपनी किताबों में देखिएगा। तो इसका हमारा जो उसका सही उत्तर हो जाएगा वंशानुगत शासन नहीं है, ये हमारा गणतंत्र का मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राज्यों और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त है, यानी उनको कार्य करने के अधिकार कहाँ से प्राप्त हैं? भारत के संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत की संसद से उनको प्राधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघीय शब्द दोस्तों शब्द दिया हुआ है, आप लोगों ने संघात्मकता, संघात्मक और एकात्मक, ये चीज़ें हम लोगों ने कल बताई थी, आप लोगों ने देखा होगा जाके अपने नोट्स में, इससे संबंधित शब्द हम लोगों ने कल प्रश्न किए थे। तो भारत का संविधान संघीय है या परिसंघीय? परिसंघीय की बात कर रहा है कि संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। तो कोई भी राज्य संघात्मक है या एकात्मक है वो देखा जाता है कि उनके बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत का संविधान जो है वो कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना कठोर ना ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में जो संशोधन करने होते हैं तो वो कई मामलों में साधारण बहुमत से भी वो माने जाते हैं और कई मामलों में विशेष बहुमत होता है, हम लोग विशेष बहुमत का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व, ये एक लोकतंत्र की बात होती है, संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, तो एकदम क्लियर है। न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्था और वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो जो न्यायिक समीक्षा की बात की गई है या अमेरिका के संविधान से लिया गया था, हम लोग जब देख रहे थे कि तो जो संविधान के स्रोत में देखा जा रहा था हम लोगों के द्वारा, तो ये चीज़ ब्रिटेन में नहीं थी। जो इसका सही उत्तर क्या होगा? न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन के संविधान में नहीं है, तो उत्तर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो एकदम सही बात है कि संघीय प्रणाली का है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो भारत की दृष्टि से देखा जाएगा तो राज्यों से केंद्र अधिक शक्तिशाली हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही जो है वह स्पष्टीकरण नहीं है, आंसर नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर कि कथन कहता है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, और दूसरा कारण कहता है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर वही व्याख्या कथन कारण वाली व्याख्याएं हो गई। तो इसका मतलब भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो उस संघ के मामले में भारत में उस तरह का संघ नहीं है। यहाँ पर राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो हम ये ऐसा नहीं कह सकते। भारत एक संघीय राज्य है, ये कहा गया है। तो इसमें उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा कि ए सही है, परंतु आर गलत है। इसको आप लोग दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनमें शब्दों में इनकी परिभाषाओं जैसे ही आपकी ये क्लियर होंगी, ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से आने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये हमारा संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संघीय लक्षण जो नहीं है वह है हमारी एकहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। एकात्मक तत्व कौन सा है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल नहीं होगा। राज्यपालों की नियुक्ति हमारा एकात्मिक तत्व हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का असमान बंटवारा, सबको उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाता है जैसे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे हमारा हो गया। अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि हमारा जो इसका उत्तर सही हो जाएगा वो 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। इनमें एकात्मकता के लक्षण आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चलते हैं हम लोग। हमारा 12 कहता है कि भारत में संघीय व्यवस्था के संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। जो हमारा एक कह रहा है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो सही बात वो कहता है कि भारत एक संघ है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, तो ये भी है परिसंघी, हम लोगों ने अभी देखा था। तो कह रहा है कि दोनों संघ है। दोस्तों ये संघ लिखा हुआ है, आप लोग इसको संघ समझना। संघ तथा राज्य की विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं, तो राज्य की विधायिकाएं प्रभुता संपन्न नहीं कह सकते आप लोग इनको। और विधायिकाएं वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, तो न्यायिक शक्तियां कहीं किसी प्रकार की विभाजित नहीं हुई। आप लोग जानते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। अगर राज्य विधायिकाएं जो हैं अगर कोई कानून बनाती हैं, तो अगर उस पर केंद्र कोई कानून बना दे तो राज्य विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए कानून शून्य हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को मालूम है। तो हमारा जो उत्तर इसका सही होगा केवल एक है, 1 और 2 दोस्तों हमारे लोगों के इसके सही होंगे। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, आप लोग ये समझिए कि 1 और 2 हमारे सही हैं, बाकी 3 और 4 हमारे गलत हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, इसका मतलब हो गया कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो सदस्य नियुक्त करके भेजे जाते हैं उनके द्वारा चुना जाता है ये। तो भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो सीधी सी सही बात है इसका कि भारत में गणतंत्र है, इसीलिए यहाँ इसका जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण यहाँ पर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं और लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, इन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सीधी सी बात है, ये राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है। और ये बात भी सही है कि अगर खराब शासन होता है तो लोग राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसका सीधा सा हमारा उत्तर जो हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। मान्य स्पष्टीकरण से दोस्तों तात्पर्य यही होता है कि दोनों बातों में कोई मेल जोल है, एक बात आधी दोनों बातें मिला के पूरी होनी चाहिए, ऐसा संबंध आप लोग इसको समझिएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। तो एकदम बिल्कुल सही बात है ये
कि राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ इसलिए नहीं दी गई अमेरिकी संविधान की तरह कि राज्यों को टूटने का फिर खतरा था। आप लोग जानते हैं कि कितनी सारी 552 रियासतों को जोड़कर भारत में एक फिर संघ का निर्माण किया गया था। तो ये राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करने के लिए केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो बात एकदम सही है कि संघात्मक था और जिससे कि भारतीय एक सशक्त जो संघ का निर्माण हुआ है जो अभी तक चल रहा है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा कि ए तथा दोनों आर का सही स्पष्टीकरण है। दोनों बातें सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कहता है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं और कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो पूरी बात है बनकर उभरा है, ये आप लोग सही करना। तो सीधी सी बात है कि हमारे देश में जैसे हैं लोकतंत्र में दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यकों के दावेदार बहुत बड़े दावेदार हैं और जो संविधान है या लोकतंत्र है जो इनकी मान सम्मान की रक्षा करता है, इनकी गरिमा को बढ़ाता है। तो इससे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है क्योंकि दोनों बातें हमारी सही हैं। वह बढ़िया आत्मसम्मान की वाहक बनकर उभरा है किनका? महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यकों की उनकी जीवन की गरिमा को, आत्मसम्मान को बढ़ाता है। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। क्या कारण है वृहद होने के? इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। तो ये तो हमारा हम लोगों ने देखा जा संविधान के स्रोतों में काफ़ी है, ठीक है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यहाँ संघ तथा राज्यों का संविधान है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा वृहद होने के कारण कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों का संविधान होता है। अमेरिका का संविधान में राज्यों का अपना एक अलग संविधान है। तो हमारा उत्तर इसका होगा कि इसमें संघ एवं राज्य सरकार दोनों का संविधान है, इसीलिए यह वृहद है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघात्मक है और कारण कहता है हमारा कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न एकात्मक। तो इसका जो हम लोगों को उत्तर देना है कि अर्धसंघात्मक है। तो अर्धसंघात्मक किसने कहा है? केसी वेयर ने कहा। ये हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, इसको हम परिसंघीय जैसे कह सकते हैं। तो ये भी हमारा सही है। तो इसका जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं और उनका एक मान्य स्पष्टीकरण ये है आर ए का कि ना ही एकात्मक है और ना ही संघात्मक है। तो क्या बचा? अर्धसंघात्मक बचा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? अब ये लोग वीडियो के लोग या फिर जो भी परीक्षाएं वनडे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अब बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो कहता है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन, केसी ह्यूयर, सर आइवन जेनिंग्स और डी बसु। तो ये किसने कहा? ये जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया और केसी ह्यूयर के द्वारा अर्धसंघीय कहा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर लिखा है किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? हेराल्ड रॉस्की, आइवर जेनिंग्स, केसी ह्यूयर और ब्राइस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लोगों का केसी ह्यूयर। केसी ह्यूयर का दोस्तों एक और आप लोग याद रखना कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा था? केसी ह्यूयर के द्वारा कहा गया था। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संबंध स्थापित करता है, अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये शब्द किसके हैं? किसने कहा था? तो ये केसी ह्यूयर के द्वारा कहे गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो कौन सा सही हमारा लोगों का नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति भी है और राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा
एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है। ऑप्शन बी कहता है कि सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित होती है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है। अगला है एक ऐसी सरकार जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाती है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा सी। गणतंत्री जो होता है उसमें क्या होता है कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो एक राजा या एक व्यक्ति के ही में निहित होती है। ये हमारा इसका नहीं हो जाएगा। गणतंत्रीय अवधारणा, जैसे गणतंत्र हमने पढ़ा था कि उसमें वंशानुगत शासन होता है, तो यहाँ पर जो हमारा नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के शासन के समान या एक ही व्यक्ति यहाँ पर होगा में निहित हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, कह रहा है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, और दूसरा कहता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हमको लगता है कि कुछ छूट रहा है। इसमें उत्तर इसका प्रश्न हो जाएगा जो हमारा कि इसके आगे आप लोग लिखिए कि संवैधानिक सरकार वह है। सरकार वह है। अब इसको पढ़िए। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, या दूसरा हो जाएगा संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा संविधान में कि केवल हमारा इसका होगा 2। केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा केवल 2। तो दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा अगर फिर से देखना है तो इसको आप लोग समझिए कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इसको आप मौलिक अधिकारों से जोड़कर पढ़िएगा तो वहाँ पर आप लोगों को उस चैप्टर में इस तरह के, ये वहीं से समझ लीजिए आप लोगों को लिया गया है कि जब वो चैप्टर पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का तो वहाँ अच्छे से आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। तो अगर समाज में हर जगह समानता हो जाएगी तो किसी को कोई विशेषाधिकार दिए ही नहीं जाएंगे। सब लोग समान हैं तो अपना कार्य सब समान रूप से सब लोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि विशेषाधिकारों का अभाव होगा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। और समानता से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर रंग, नस्ल, जाति, लिंग जैसा कि हमारी मौलिक अधिकारों में दे रखा है, इनके साथ किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो समाज में किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इसका निहितार्थ हमारा क्या निकलता है कि विशेषाधिकारों का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता रहता है आप अपन लोगों से कि भारत और अमेरिका का ही पूछता है राजनीतिक व्यवस्था। तो आप लोग अमेरिका और ब्रिटेन के साथ संबंधों पर देख लेना कि भारत और अमेरिका के संविधान में कैसा है, भारत और ब्रिटेन के संविधान में कैसा है। तो जैसे कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां समान, पूछ रहा है कि दोनों में कौन सी बात समान है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो भारत में तो केंद्र के पास हैं, लेकिन अमेरिका में आप लोगों को पता होगा कि राज्य के पास हैं। ठीक, और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास हैं और अमेरिका में राज्य के पास हैं। तो हमारा ये दोनों गलत हो जाएंगे। राष्ट्रपति के पास वीटो पॉकेट वीटो की शक्ति है, तो हाँ राष्ट्रपति के पास वीटो पॉकेट की शक्ति दोनों में दे रखी हुई है। पॉकेट वीटो की शक्ति का दोस्तों मतलब ये हो जाता है कि कोई भी अगर विधेयक आता है राष्ट्रपति के पास तो या तो उसको हाँ कहे या ना कहे, तो कोई भी निर्णय ना कर सके। अगर वो कोई भी निर्णय नहीं करना चाहता तो वो पड़ा रहेगा तब तक, कोई भी कब तक पड़ा रहेगा वो विधेयक राष्ट्रपति के पास, ऐसी कोई सीमा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समान जो होता है हमारा, तो वह है केवल 3 इसमें मिलेगा कि राष्ट्रपति और के पास पॉकेट वीटो है, भारत और अमेरिका दोनों के पास।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्र प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा और स्थानीय शासन। तो दूसरे प्रशासनिक आयोग का जो आप लोग ARC जानते होंगे, ARC, तो ये अक्सर आते हैं पेपरों में, बहुत कम 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब पेपर में पूछे जाते हैं तभी दिखाई देते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरहों में आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती हैं ये ARC वगैरह। तो इसका जो हमारा सही उत्तर आप लोग समझ लीजिए कि नागरिक केंद्र प्रशासन, शासन का एक केंद्र बिंदु, ये अधिक उत्तर इसका सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायपालिका व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर विविधता में एकता का होना प्रोन्नत करने के लिए NDC भी है, और वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषदें हो गई, एकल न्यायपालिका और अखिल भारतीय सेवाएं भी हो गई। तो इसका उत्तर हमारा होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज हमारा ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ आप लोग भाग का शासन प्रणाली जो होगा, काफ़ी टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, जटिल भी है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, दोबारा फिर देखिए इसको, भारत की शासन प्रणाली और किस तरह के इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, और हमारे नोट्स में हमने किस टॉपिक में ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो उन दोनों चीज़ों को मिलाकर अच्छे से रिवाइज़ करिए। और हम लोग रोज़ाना इस तरह के प्रश्न तो कर ही रहे हैं, और आगे से जैसे ये थोड़ा हमारा कंप्लीट होता है, फिर हम लोग लास्ट दिसंबर से चालू करेंगे करीब आप लोगों के जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इससे ज्योग्राफी चालू करेंगे हम लोग, क्योंकि परीक्षा भी तो होना देर है। तो मई जून वैसे 6 महीने आप लोगों को मिलेंगे, और इसमें 6 महीने में हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। पहले हम लोग ये सारे प्रश्न देखते हैं कैसे आएंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग आप नोट्स के माध्यम से भी आप लोगों के साथ हम अपने शेयर करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग तैयारी अपनी करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों का कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनसे होकर गुजरना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।